जब पैसे के लिए दिया बेटे ने माँ को धोखा। माँ, बस कुछ दिनों की बात है, मेरी खातिर तुम कुछ महीने और नौकरी कर लो। पाठक जी कह रहे थे वे बहुत जल्दी कोई दूसरी काम करने वाली ढूंढ लेंगे, तब तक आप यहीं काम करो। पाठक जी ने हमारा साथ दिया है, अब उनके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मैं पाठक जी को मना नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी समझो माँ। मैं भी क्या करूं, मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च मेरे अकेले की कमाई में पूरे नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपकी पैसे से मदद नहीं कर पाता। मैं शहर में रहना ही नहीं चाहता, पर बच्चों के कारण वहाँ रह रहा हूँ। इस छोटे से कस्बे में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए शहर में रहना मेरी मजबूरी है। माँ, मैं आपको भी शहर ले चलता, पर क्या करूं, हमारा घर बहुत छोटा है, मेरी तनख्वाह भी कम है। मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि वे कुछ ही महीनों बाद मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तब मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूँगा। अभी आप यहीं पाठक जी के घर रहकर उनके यहाँ काम कीजिए। यहाँ आपको रहने के लिए कमरा मिला है और पाठक जी आपको नौकरानी नहीं, घर का सदस्य समझते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं ना माँ? सुनील ने अपनी जबान में शहद घोलते हुए बहुत प्यार से अपनी माँ को समझाते हुए कहा, पर बेटा, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बिना काम किए मालिक से तनख्वाह लूँ। जब मालिक मुझे बिना पैसे काटे पूरी पगार देते हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए मैं कह रही थी कि तू मुझे अपने साथ ले चल। मेरे जाने के बाद मालिक किसी और को काम पर रख लेंगे। गंगा जी ने अपने बेटे सुनील से अपने मन की बात कही। माँ की बात सुनते ही सुनील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ, आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ कि कुछ महीने तक आप यहाँ काम कर लो, उसके बाद मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। और एक आप हैं जो मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको अपने बेटे की नहीं, अपने मालिक की भावनाओं के ज़्यादा परवाह है। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर गंगा जी स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो सुनील को इतना गुस्सा आ गया। वो आज तक काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती आई थी। बेटे की नौकरी लगने के बाद भी वो अपनी पूरी तनख्वाह उसे ही दे देती थी, लेकिन अब कुछ महीनों से उसकी तबीयत ठीक ही नहीं चल रही थी। इस बार जब बेटा उससे मिलने आया तो उसने अपने मन की बात कही कि सुनील उसे अपने साथ शहर लेकर चले। उसकी बात सुनकर सुनील पता नहीं क्यों भड़क गया। सुनील, तुम गंगा बहन पर चिल्ला क्यों रहे हो? वो तुम्हारी माँ हैं, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? तभी वहाँ घर की मालकिन मिसेस पाठक ने आते हुए गुस्से में सुनील से कहा। मिसेस पाठक को अपने सामने देखकर सुनील घबरा गया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर उसकी मंशा मिसेस पाठक जान गई तो उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। चाची जी, अच्छा हुआ आप यहीं आ गई, मैं आपके पास ही आने वाला था। सुनील ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा। तुम मेरे पास क्यों आना चाहते थे? मिसेस पाठक ने सुनील को घूरते हुए कहा। चाची जी, मैं माँ पर नाराज इसलिए हो रहा था कि माँ समय पर अपनी दवाइयाँ नहीं लेती। उनके घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी वो कितनी लापरवाही करती हैं। इन्हीं की शिकायत करने मैं आपके पास आने वाला था। सुनील ने एक अच्छा बेटा बनने का दिखावा करते हुए कहा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। गंगा बहन अपनी सेहत के प्रति बहुत लापरवाही करती हैं, ये बात मुझे पता है।
मिसेस पाठक मुस्कुराते हुए कहा। वे सुनील की असलियत समझ ही नहीं पाई, जबकि गंगा जी आश्चर्यचकित होकर सुनील को देख रही थी। सुनील ने तो उनकी दवाइयों के बारे में कुछ कहा ही नहीं था। वो तो उनको कुछ महीनों और यहाँ काम करने के लिए कह रहा था। सुनील की नज़र जैसे ही अपनी माँ पर पड़ी, वो घबरा गया। उसे डर था कहीं उसकी माँ मिसेस पाठक को बता न दें कि वो उनसे काम करते रहने के लिए मजबूर कर रहा था। इसलिए सुनील ने जल्दी से बात का रुख बदलते हुए बोला, चाची जी, अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मैं तो माँ को अपने साथ शहर चलने के लिए कह रहा था, पर उन्होंने कहा वे आप लोगों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। मैंने उसकी बात मानते हुए उनसे कहा, ठीक है, आप यहीं रहें, मैं आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा, पर अपना ध्यान रखिए। पर वे मुझसे कहने लगी, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मालिक मालकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माँ की बातें सुनकर मुझे बुरा लगा। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी तकलीफ़ देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और माँ मुझे पराया समझती है। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। अरे गंगा, तुम्हें तो बुढ़ापे में खुश होना चाहिए। तेरा बेटा तेरा कितना ध्यान रखता है। आजकल के बेटे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, फिर कभी लौट कर आते ही नहीं। तेरा बेटा तो हर दूसरे तीसरे महीने तुमसे मिलने आता रहता है। तुम्हें तो खुशी खुशी उसके साथ चले जाना चाहिए, और तुम बेटे के साथ जाने से मना कर रही हो, तो बेटे को गुस्सा तो आएगा ही। मिसेज पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस पाठक की बात सुनकर सुनील घबरा गया कि कहीं उसका ही दांव उल्टा ना पड़ जाए। अगर मिसेस पाठक की बातों में आकर माँ ने उनके सामने कह दिया कि वे उसके साथ शहर चलेंगी, तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसके घर में कलह मच जाएगी। यहाँ आते समय उसकी पत्नी ने उसे धमकाते हुए कहा था कि अगर वो अपनी माँ को यहाँ लेकर आया तो वो उसे छोड़कर मायके चली जाएगी। सुनील अपनी पत्नी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। उसे भी अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था। वो तो यहाँ उसकी तनख्वाह लेने आता था। उसने माँ के सामने ऐसा झूठा दिखावा किया था कि उसकी तनख्वाह कम है, उतने में उसके घर का खर्च पूरा नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में उससे पैसे लेता है। माँ तो माँ होती है। गंगा जी भी ममता में अंधी होकर अपनी पूरी तनख्वाह सुनील को दे देती थी, क्योंकि मिसेस पाठक के घर में उन्हें रहने की जगह, खाना, कपड़ा सब मुफ्त में मिलता था। उनकी सारी तनख्वाह बच जाती थी। सुनील ये बात अच्छी तरह से जानता था कि माँ के सामने अगर वो अपनी परेशानियों का रोना रोएगा तो माँ बिना कोई सवाल पूछे उसे पैसे दे देंगी। इधर 2 बार से गंगा जी ने सुनील से कहना शुरू कर दिया था कि अब उससे काम नहीं होता, इसलिए वो अब नौकरी छोड़कर उसके साथ रहना चाहती है। पर सुनील अपनी माँ को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ माँ की कमाई से मतलब था। माँ जिंदा रहे या मरे, उसे कोई लेना देना नहीं था। मिसेस पाठक की बात खत्म होते ही सुनील ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, चाची जी, माँ सही कह रही थी। मुझे उन पर नाराज नहीं होना चाहिए था। वहाँ शहर में एक कमरे का घर है। माँ को इतने बड़े बंगले में रहने की आदत है। वो उस छोटे से घर में कैसे रहेंगी? यहाँ माँ आपके साथ रहती है तो कितनी खुश रहती है। वहाँ शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। वहाँ अगल बगल में माँ के साथ का कोई है भी नहीं। माँ वहाँ परेशान हो जाएगी। मैं माँ की बात को समझ ही नहीं सका। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपको साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा। 1 साल बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तब मैं किसी अच्छी
कॉलोनी में बड़ा घर ले लूँगा, जहाँ अच्छे लोग होंगे, पार्क होगा। तब मैं आपको अपने साथ चलने के लिए कहूँगा। सुनील की बातें सुनकर गंगा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। मैंने तो चलने के लिए मना नहीं किया और राजीव ने तो मुझे साथ चलने के लिए कहा भी नहीं, और अब मालकिन के सामने ऐसा जता रहा है कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है और मैं उसके साथ जाने के लिए मना कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले ही नहीं जाना चाहता, वो सिर्फ मुझे बहला रहा है और मुझसे नहीं, मेरे पैसों से मतलब है। फिर अचानक उनके मन ने कहा, नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, सुनील सच ही कह रहा है, वहाँ का खर्चा बहुत है। मैं भी अगर उसके साथ चली गई तो उस पर और भार पड़ जाएगा, मेरी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। शहर में सुनील मुझे काम करने भी नहीं देगा, उसकी बदनामी होगी। मुझे अपने बेटे की बात को समझना चाहिए, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मुझे मालकिन के सामने उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। गंगा जी ने मन ही मन निर्णय लिया, तू ठीक कह रहा है सुनील, मेरा वहाँ एक कमरे के घर में दम घुटेगा। मैं अब यहीं रहूँगी, जब तू बड़ा घर ले लेगा तब मैं तेरे साथ शहर आऊँगी। अभी मैं यहीं मालकिन के घर में काम करूँगी, मेरा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी हाथ में आएंगे। गंगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है गंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम कहाँ तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, तुम ही कहती हो कि तुमसे काम नहीं हो पाता। मैं कोई दूसरी काम वाली रख लूँ। अब तुम काम करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, मैं चल रही हूँ, तुम भी बेटे को विदा करके आ जाओ, पाठक जी के चाय का समय हो रहा है, मिसेस पाठक ने कहा और गंगा के कमरे से बाहर निकल गई। मिसेस पाठक के जाते ही सुनील ने गंगा का हाथ पकड़कर चापलूसी करते हुए बोला, धन्यवाद माँ, आपने मुझे चाची जी के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। 1 साल की ही बात है, उसके बाद मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूँगा। माँ, एक बात और कहनी थी, सोच रहा हूँ कहूँ कि नहीं। क्या कहना है, कहना। माँ से कैसा संकोच। गंगा ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, अब 1 साल मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे कंपनी में ज़्यादा काम करना होगा, तभी मेरी तरक्की होगी, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा, मुझे पैसों की दिक्कत हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मेरी ये परेशानी भी दूर कर सकती हैं। सुनील ने बहुत ही मासूम बनते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में धूर्तता साफ दिखाई दे रही थी, जो गंगा जी को नहीं दिखाई दी, क्योंकि उनकी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई थी। बता, मैं क्या करूं जिससे तेरी परेशानी दूर हो जाए। गंगा जी ने सुनील के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, माँ, अगर आप पाठक चाचा जी से कह दें कि वो आपकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में डाल दें तो मेरी पैसों की दिक्कत कम हो जाएगी। मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है माँ। सुनील ने संकोच का नाटक करते हुए कहा, अरे सुनील, इसमें संकोच करने की क्या बात है, मैं मालकिन से कह दूंगी, वो मेरी तनख्वाह तुम्हारे अकाउंट में जमा करा देंगे। गंगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अपने बेटे की धूर्तता को समझ ही नहीं सकी। उसके बाद सुनील गंगा जी से विदा लेकर शहर चला गया। गंगा अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। सुनील जब शहर अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी ने घूरते हुए पूछा, तुम्हारी माँ तो नहीं आई है? अरे नहीं डार्लिंग, तुमने मना किया था तो मैं उन्हें कैसे लेकर आता। अब तो मुझे उनके पास भी नहीं जाना पड़ेगा, उनकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था करके आया हूँ। सुनील ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारी अनपढ़ गंवार माँ के साथ नहीं रह सकती, मैं तो तुम्हें भी उनके पास नहीं जाने देती, लेकिन
उनके पैसों के लिए तुम्हें वहां जाने देती थी। अब ये समस्या भी खत्म हो गई। हमें बैठे बिठाए हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। सुनील की पत्नी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ गंगा मिसेस पाठक के घर में काम करती रही। उनसे ज्यादा काम नहीं होता था, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करती। एक दिन वो चाय की ट्रे लेकर बाहर गार्डन में आ रही थी, तभी उन्हें चक्कर आया और उनके हाथ से चाय की ट्रे जमीन पर गिर गई। वो खुद भी गिरने वाली थी। मिसेस पाठक के बेटे ने उन्हें दौड़कर संभाल लिया। मिसेस पाठक का बेटा कल ही शहर से अपने माता पिता से मिलने घर आया था। उसने गंगा को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, गंगा मौसी, जब आपसे अब काम होता नहीं तो आप काम से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? अब आपको आराम करना चाहिए। आप अपने बेटे के पास शहर चली जाइए। आप यहाँ रहेंगी तो बिना काम किए मानेंगी नहीं। आपका जमीर ये गवाही नहीं देगा कि आप हमारे घर में बिना काम किए रहें। हम सभी आपको अच्छी तरह जानते हैं। माँ, आप गंगा मौसी को अब काम से रिटायर कर दीजिए और इनसे कहिए कि ये अपने बेटे के पास चली जाएं। यहाँ रहेंगी तो बिना काम किए मानेंगी नहीं। पवन, तुम ठीक कह रहे हो। सुनील आया था, उसने हमसे कहा था कि शहर में वो बहुत छोटे घर में रहता है। वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है। उसकी तनख्वाह भी कम है। 1 साल बाद उसकी तरक्की हो जाएगी, तब वो बड़ा घर खरीद लेगा, तब गंगा को ले जाएगा। 1 साल की बात है। उसके बाद गंगा शहर में अपने बेटे के पास चली जाएगी। 1 साल तक वो यहीं रहेंगी। उनसे जितना काम होगा करेंगी। मैं कल ही एक दूसरी काम वाली रख लूंगी। मिसेस पाठक ने गंभीर लहजे में कहा, माँ, क्या आप लोगों से सुनील ने कहा है कि वो एक कमरे के मकान में रहता है और उसे पैसों की दिक्कत है? पवन गंभीर लहजे में पूछा। हाँ पवन, अभी 1 महीने पहले ही तो सुनील यहाँ आया था। उसने मेरे सामने कहा है कि वो बहुत छोटे घर में रहता है, उसे ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन तू ये बात क्यों पूछ रहा है? मिसेस पाठक ने आश्चर्य से पूछा। माँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सुनील ने गंगा मौसी और आपसे झूठ बोला है। वो शहर में बहुत अच्छी नौकरी करता है और 3 कमरों वाले घर में रहता है। वो जहाँ रहता है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। उसके साथ उसकी सास भी रहती है। जब वो अपनी सास को अपने साथ रख सकता है तो अपनी माँ को क्यों नहीं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पवन ने गंभीर लहजे में कहा। तू सच कह रहा है, पर तुम्हें कैसे पता है? मिसेस पाठक ने आश्चर्य से पूछा। माँ, मैं अपने एक दोस्त से मिलने उस कॉलोनी में गया था। वहाँ मैंने सुनील को देखा। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था कि वो आगे निकल गया। तब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या मैं सुनील को जानता हूँ, तो मैंने बताया हाँ। तब मैंने अपने दोस्त से सुनील के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि ये किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और यहाँ अपने परिवार के साथ रहता है। इसकी सास भी इनके साथ रहती है, पर सुनील की पत्नी बहुत अहंकारी और दुष्ट औरत है। आप लोग कह रही हैं कि सुनील ने कहा कि वो छोटे से घर में रहता है, उसे पैसों की दिक्कत है, जबकि वो कार से चलता है। ये बात मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता चली है, इसलिए मैं कह रहा था कि अब गंगा मौसी को आराम करना चाहिए। उनका बेटा अच्छा कमाता है, इनकी देखभाल करने में समर्थ है। पवन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। पवन की बात सुनकर जहाँ मिसेस पाठक के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा, वहीं गंगा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। गंगा, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मिसेस पाठक ने पूछा। मालकिन,
मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। जिस बेटे को मैंने नौकरानी का काम करके पाला, पढ़ाया लिखाया, उस बेटे ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझसे झूठ बोला कि वो छोटे घर में रहता है, उसे पैसों की दिक्कत है, वो मुझे मिलने नहीं आता था, वो यहाँ पैसे लेने आता था। इस बार उसने मुझसे कहा कि वो 1 साल तक यहाँ नहीं आ पाएगा। मैं अपनी तनख्वाह मालिक से कहकर उसके अकाउंट में जमा करा दिया करूँ। मालकिन उस दिन वो मुझ पर गुस्सा इसलिए कर रहा था कि मैंने उससे कहा कि वो मुझे अपने साथ लेकर चले। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है, उसे तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। गंगा जी ने दर्द भरी आवाज में कहा और फूट फूट कर रोने लगी। सुनील इतना नीचे गिर गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मिसेस पाठक ने गंभीर लहजे में कहा, माँ, सुनील अपने साथ गंगा मौसी को शहर में रखना ही नहीं चाहता, इसलिए उसने आप लोगों के सामने झूठी कहानी गढ़ी है। पवन ने गंभीर लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो। सुनील को गंगा से नहीं, उसके पैसों से मतलब है। मैंने ऐसा एहसान फरामोश लड़का नहीं देखा। अब गंगा क्या करेगी, कहाँ जाएगी? मिसेस पाठक ने नफरत भरे लहजे में कहा, मालकिन, मैं अपने घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहिए। मुझसे जितना काम हो पाएगा मैं करूँगी। मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए, बस मुझे 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए 2 साड़ी चाहिए। इतना तो आप करेंगी, मुझे विश्वास है। गंगा जी ने विनती करते हुए कहा, गंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ रहो। तुमने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन सुनील अब मेरे घर में नहीं दिखना चाहिए। मिसेस पाठक ने कठोर शब्दों में कहा, मालकिन, आज के बाद मैं खुद सुनील से कोई संबंध नहीं रखूंगी। मैं उसकी धूर्तता को समझ गई हूँ। आज के बाद मैं यही समझूंगी कि मेरा बेटा मेरे लिए मर गया। मैं ऐसे स्वार्थी बेटे की माँ कहलाने से अच्छा बांझ कहलाना ज़्यादा पसंद करूंगी। गंगा जी ने कठोर शब्दों में कहा। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन सुनील का था। उन्होंने फ़ोन उठाया। उधर से सुनील की आवाज़ सुनाई दी, माँ, क्या आपने चाचा जी से कहा नहीं कि वो आपकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जमा करा दें? अभी तक मेरे खाते में पैसा नहीं आया है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। सुनील, आज के बाद मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तू समझ लेना, तेरी माँ मर गई है। जहाँ तक रही पैसे भेजने की बात, अब मैंने खैरात देना बंद कर दिया है। वैसे तू अपने पैरों पर खड़ा है, मेरे पैसों की तुम्हें क्या ज़रूरत है? और ज़्यादा पैसों की दिक्कत हो तो अपनी सास से कहो, वो कमा कर देगी। जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है, जो तूने मेरे साथ किया है, वही कल को तेरी औलाद तेरे साथ करेगी। ये मेरी बद्दुआ है। एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। इतना कहकर गंगा जी ने फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिससे फिर उसके बेटे का फ़ोन उसके पास न आए। अब तो वो अपने बेटे की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती थी। उधर सुनील के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। उसका झूठ पकड़ा गया था। अब वो किस मुंह से अपनी माँ के सामने जाता? क्या उसकी माँ कभी उसे क्षमा करेगी या नहीं, सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका गुनाह क्षमा करने के लायक नहीं था। उसे माँ की बद्दुआ याद आ रही थी और वो अंदर तक कांप गया। उसका भविष्य उसकी आंखों के आगे दिखाई देने लगा था। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या गंगा जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।